सो गाइस इसी वीक रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमने एक और वीडियो लिया था लगभग ट्यूसडे या मंडे वाले दिन में 1330 का इंपॉर्टेंट ट्रेंड डिस्कस करते हुए। अब इस वीक के लास्ट सेशन में जो क्लोजिंग आई ना वो 1330 के इंपॉर्टेंट ट्रेंड के पास में ही आई है। क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ से चार्ट, क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। मार्केट देखो इस समय बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि क्या हुआ था अभी आपको याद होगा, लास्ट फ्राइडे को यूएस ईरान भैया हम डील फाइल कर रहे हैं और ईरान ने कहा कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज का यानी कि मेजरली ओमान और ईरान, इन कुछ कंपनीज का जो है कब्जा रहेगा। बेसिकली यही उनको उस रूट को रेगुलेट करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस के जितने भी फोर्सेज हैं उनको अब यहाँ से निकलना है। ठीक है, ये प्लान डील प्लान रखा ईरान ने। अब ईरान ने कहा कि भैया यूएस को डील प्लान मानना पड़ेगा और अब देखते हैं यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन्स क्या निकल करके आते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी पड़ा है एक्सपेंसेस के ऊपर, मार्जिन के ऊपर, इस मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से। आई होप ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। कंक्लूजन्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इस सबको लेकर के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ऑलराइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक चीज नोट करना कि जून के क्वार्टर में ना प्रमोटर ने एक छोटी सी खरीदारी करी है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कितना परसेंट, आप लोगों को शायद मालूम भी होगा अभी तक 0.48% प्रमोटर ने यहाँ पर खरीदारी करी है अपने ही स्टेक के अंदर। अब कोई भी कंपनी के प्रमोटर अपनी ही कंपनी के अंदर स्टेक उठाते हैं तो वहां पर एक ऑप्टिमिज्म बनता है। इस दो लाइन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को चाहूंगा यहाँ पर रीड जरूर करना है दो लाइन को और समझना भी। रिटेल इन्वेस्टर्स often take cues from promoter buying as it is a show of confidence by the company insiders। यहां पर लिखा हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इस बात पर नजर रखते हैं कि प्रमोटर क्या खुद अपने स्टेक में एंट्री कर रहे हैं, क्या प्रमोटर खुद अपना स्टेक उठा रहे हैं, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस, कंपनी के बिजनेस पर कॉन्फिडेंस प्रमोटर को खुद कितना है उसको इंडिकेट करता है और उसको देख करके कई बार जो रिटेल इन्वेस्टर्स है कंपनी पे इन्वेस्ट भी करते हैं। अगला पैराग्राफ रीड यहां पर करना, प्रमोटर बाइंग इज द मार्केट्स मोस्ट डायरेक्ट कन्विक्शन सिग्नल because nobody knows a business better than the person who runs it and nobody bets their own money on it casually। ये यहाँ पर कहना है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है मार्केट में इस चीज को एक ऑप्टिमिज्म मानता है कि अगर कंपनी खुद अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है दैट मीन्स की एक अच्छी बात है और इन्वेस्टर्स इसको देख करके भी अट्रैक्ट कंपनी के अंदर होते हैं। क्या ये एक रीजन हो सकता है? बिल्कुल, देखो आप शायद आपका ओपिनियन में आपका ओपिनियन चाहते हो इस पॉइंट के ऊपर। बेसिकली क्या आपका ओपिनियन यहाँ पर है, क्या आपको भी इस तरीके से कंपनी पर एंट्री या एग्जिट अपने डिसीजंस लेने चाहिए, क्या आपको भी इस तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए जाना चाहिए? ये एक बहुत ही ज्यादा ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो सकता है कि हाँ अगर प्रमोटर ने खरीदारी करी तो भैया हमको भी खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर मुद्दा मेन यहाँ पर ये आ रहा है, अभी फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर ने 0.48% की होल्डिंग इंक्रीज करी है। ठीक है, 0.48% कितने टाइम पीरियड के अंदर? अगर आप यहां पर देखोगे अप्रैल, ऑलराइट, अप्रैल 1 तारीख से लेकर के जून 30 तारीख के बीच में, अप्रैल 1 से लेकर के जून 30 के बीच में इन प्रमोटर ने 0.48% स्टेक उठाया है। अब आप क्या करो, इसके चार्ट पर आओ एक बार, क्योंकि ये खरीदारी हो चुकी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ये खरीदारी ऑलरेडी हो चुकी है। प्रमोटर ने कितने टाइम के अंदर? ये रहा आपका 1 अप्रैल और ये रहा आपका 30 जून, यहाँ पे यानी कितनी रेंज के अंदर अंदर लो है यहाँ पर, लो आपको दिखेगा लगभग वैसे लोएस्ट है 1260 और अगर हम 1 अप्रैल के टाइम पीरियड पर देखें तो लगभग 1290 के आसपास ये आपका यहाँ पर लो है। हाई है यहाँ पे अराउंड 1470, यानी कि लोएस्ट लेवल 1260 से लेकर के 1470 के बीच में। इन दो प्राइसेस यानी कि 200 रुपए की रेंज है, 200 रुपए का पूरा डिफरेंस है। इन दो प्राइसेस के बीच में आपके प्रमोटर ने कहीं ना कहीं 0.48% का स्टेक उठाया है और वो स्टेक उठाया गया प्रमोटर की तरफ से यहां से पहले, यानी कि लगभग 30 जून के पहले और 1 अप्रैल के बीच में प्रमोटर ने अपनी स्टेक यहां पर बढ़ाई है। प्रमोटर की स्टेक बढ़ाने के पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं। डेफिनेटली कंपनी में खुद हमको इन्वेस्ट करना है, ये एक रीजन हो सकता है। यहाँ पर अपना स्टेक हमको बढ़ाना है, ये एक रीजन हो सकता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रमोटर रीस्ट्रक्चरिंग भी यहाँ पर हुई है, क्योंकि कुछ प्रमोटर ने थोड़ा सा माल सेल किया है और एक आधे प्रमोटर ने खरीदारी करी है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल होल्डिंग है वो आपकी बढ़ गई है। यानी कि जो ओवरऑल होल्डिंग है वो तो बढ़ाई गई है, लेकिन कुछ प्रमोटर ने थोड़ा सा सेल भी किया है माल और एट द एंड प्रमोटर 0.48% यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब ये कभी भी एक बड़ा रीजन नहीं हो सकता कि एक छोटी खरीदारी जो कि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हो चुकी है उसके बेस पर हम भी इन्वेस्ट करने चले जाए। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस होना चाहिए, मैं आपको एक बहुत से रीजन यहाँ पर बताता हूं क्या क्या रीजन है हम मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, आई एम एन ISM सर्टिफाइड।
मैं आपको बहुत से रीजन यहाँ पर बताता हूँ। एक रीजन होता है कंपनी का बिजनेस, कि भैया चलो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ रहा है, यानी कि कुछ महीने कंपनी का बिजनेस इन महीनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। हो सकता है कंपनी का जो है टाइम पीरियड बिजनेस सबसे बढ़िया रहता हो एक पर्टिकुलर Q1, Q2, Q3, Q4, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो सकता है जहां पर कंपनी का बिजनेस सबसे अच्छा रहता है। तो अगर मुझको ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इस टाइम के अंदर कंपनी का बिजनेस बढ़िया होता है, तो यस मैं उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट आता है कि कंपनी फ्यूचर फ्रेंडली है। अगर कोई कंपनी फ्यूचर फ्रेंडली है दैट मींस कि उसका बिजनेस जो है वो भी फ्यूचर फ्रेंडली है, तो यस मैं उस कंपनी पे लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करने जा सकता हूँ। फिर मैं उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करने जाता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि मैं कहीं भी एंट्री कर सकता हूँ। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। शायद आप लोगों को ये बहुत बेकार चीज लगे, बट ये समझना जरूरी है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी ने बहुत ज्यादा गिरावट ऑलरेडी दे चुकी है। अब इन्वेस्टर के दिमाग में ऑप्टिमिज्म ये है कि भैया इतना गिर चुका है तो भैया इतना वापस से बढ़ जाएगा, यही एक ऑप्टिमिज्म होता है। लेकिन कब बढ़ेगा ये जरूरी चीज है। अभी मैंने आपको क्या कहा, यूएस ईरान ये सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में है, ठीक है। अब जैसे ही ये सुधर जाते हैं भैया, तब तो हमें देखने को मिलता है कि मार्केट अच्छा रन कर सकता है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी वहां पे पुश आता है। तो हमें ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर मेरे को मिल जाता है कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो एटलीस्ट ये मुद्दा एक बार रिजॉल्व हो जाए। बट कब होगा कैसे होगा कोई नहीं जानता इसके बारे में। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा भी रहा हूं ना, दैट मीन्स कि मुझे पर्टिकुलर रेंज निकाल करके चलते रहने चाहिए। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1230 डिस्कस किया था कि लगभग 1280 से लेकर के 1330 ये दो प्राइसेस, ठीक है। यही डिस्कस किया था कि आपका ये कंसोलिडेशन चल रहा है। लास्ट सेशन 1334 पर आपकी क्लोजिंग आई है। स्टिल अगर आप देखोगे तो ये रेंज कहीं ना कहीं अभी भी रेंज के बीच में ही है, यानी कि रिजेक्शन खाता देखने को मिला लास्ट सेशन। भले ही क्लोजिंग उस रिजेक्शन पॉइंट पर आई है 1334 पे, ये पूरी रेंज है इसके रिजेक्शन पॉइंट की, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि इसको ना इसे ब्रेकआउट करने के लिए ना यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेशन चलाना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग कोई भी स्टॉक अपने पर्टिकुलर रिजेक्शन पर बनता है, उतने ही बड़े ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे, उतने ही बड़े ब्रेकआउट, यानी कि जितना ही सस्टेन कर जाएगा 1330 की रेंज पर, उतने ही लंबे ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि नेक्स्ट रिजेक्शन आपका 200 ईएमए पर खड़ा है, यानी 1368 पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट को और समझते हैं, ठीक है। अभी मुझको ये पता चल चुका है कि मेरे पास दो रेंज का है, 1280 और 1330। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन है। इस बीच में यूएस ईरान मान जाते हैं, सुधर जाते हैं, बढ़िया चीजें हो जाती है, तो मैं एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए जा रहा हूं। यानी कि अभी मुझे नजर आ रहा है कि मेरे को यहाँ पर एक समझदार वाला डिसीजन लेना चाहिए। ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। आपको नहीं कह रहा कि आप भी ये डिसीजन लो, वो आपकी अपनी मर्जी है, खुद का ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो मुझे अभी नजर आ रहा है कि चलो ये रेंज एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर बना रही है। इस रेंज के अंदर मैं एंट्री करता हूं, लेकिन मैं एंट्री तब तक होल्ड पे रखूंगा जब तक इस रेंज के अंदर है। जैसे ही रेंज ब्रेक डाउन करेगा मतलब भैया गिरावट है, क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन जब भी किसी स्टॉक में चलता है, एक रिजेक्शन और एक बेस होता है। अगर बेस को साइडवेज कंसोलिडेशन तोड़ता है ना, मतलब यह है कि आप वहां पे बड़ी गिरावट में जा रहे हो। लेकिन दूसरा रिजेक्शन को अगर तोड़ता है मतलब कि आप बड़े ब्रेकआउट के लिए जा रहे हो। तो आपके पास ये पता है कि आपको कि अगर ये तोड़ेगा तो भैया मैं गिर जाऊंगा बहुत ज्यादा, तो मुझे एग्जिट करना चाहिए। आपको पता अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो मेरे पास तेजी आएगी, मतलब मुझे अभी एंट्री रखनी चाहिए, मुझे होल्ड करना चाहिए। लेकिन जैसे ही गिरेगा वहां से मुझे पता है कि मेरे को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस तरीके से मार्केट में काम होता है। अब मेजर मुद्दा आपको यहां पर पता चल चुका है कि ये है मेजर मुद्दा। अब मेजर मुद्दा अगर ये है तो थोड़े बहुत यहाँ पर सॉल्यूशंस अगर निकल के चल रहे हैं तो दैट मींस कि मैं धीरे धीरे करके अपनी एंट्री बना सकता हूं। लेकिन किस पर्पज से? लॉन्ग टर्म पर्पज को देखते हुए। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज क्यों? क्या कंपनी का बिजनेस हमें ये बताता है कि लॉन्ग टर्म पर्पज सही है? अगर बताता तो ही लॉन्ग टर्म पर्पज, अदरवाइज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एंट्री करके हम एग्जिट कर देते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म बन करके हम वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। बट जब बात आती है लॉन्ग टर्म की तो बिजनेस कंपनी का फ्रेंडली होना चाहिए। अगर बिजनेस कंपनी का फ्रेंडली है तो आप यहां पर एंट्री करते हो लॉन्ग टर्म समझ करके, और फिर उसको अगर गिरावट भी आए आप होल्ड करना चाहते हो तो एवरेज स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एवरेज स्ट्रैटेजी मींस क्या होता है? मतलब कि जो आपके पास रीजन है, जो आपके पास न्यूज है, किसी भी पर्टिकुलर बेस लाइन के पास गिरने पर वो न्यूज किस तरह से रिएक्ट कर रही है, वहां पर आप एवरेज स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो। यानी जब लॉन्ग टर्म की बात आती है उसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बारी में भैया मैंने सब लगा दिया अपना उठा करके और हल्की फुल्की गिरावट आ रही तो मैं पैनिक करता चला जा रहा हूं। लॉन्ग टर्म मतलब ये होता है कि मैंने बिजनेस कंपनी का देख लिया है, अच्छा दिख रहा है मुझको बिजनेस, मैंने एक एंट्री करी, अगर मान लेते हैं वो बढ़िया गई तो बस मैं बढ़िया चलता चला जा रहा हूं, मुझे उसको होल्ड ही करना है। लेकिन अगर कहीं भी फ्लॉप हुई है तो मुझे ये पता होना चाहिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कि भैया अगर मैं लॉन्ग टर्म ही यहां पर रहना चाह रहा हूं तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट मींस कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस मेरा कहां पे है, और वहां पर पर्टिकुलर खबरें या न्यूज या टेक्निकल्स किस तरीके से काम करेंगे ताकि मैं फिर वापस से अपनी एवरेज कर सकूं और उसी तरीके से मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनी चलाता चला जाऊं।
इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर बनना। और इसे कहते दूसरा तरीका आपका शॉर्ट टर्म, जैसे मैंने आपको मंथली बताया कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिल गया, जैसे 1280, 1330, ये आपका साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, आपको पता है कि इस रेंज के अंदर अंदर मुझको प्रॉफिट बुक एग्जिट करना है, तो आपके पास एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से काम करती है। आई होप ये सभी चीजें अभी तक इस वीडियो में आपको समझ में आ चुकी होंगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। टेक्निकली 45.6 पर आपका एमएफआई है, 58.5 पर आपका आरएसआई है। ये था वीडियो रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना। मैंने यहाँ पर 200 ईएमए भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि अगर उसको ब्रेक करते हो तो और लंबे ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी है। 1330 हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है रिजेक्शन साइडवेज कंसोलिडेशन का। मिलता अगले वीडियो में।